विज्ञान की कक्षा 8वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल की पुस्तक संसाधन एवं विकास इसके तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन, एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेस। हमने इसके पहले दो भाग का अध्ययन किया था। आज हम भाग 3 का अध्ययन करेंगे और इसके मुख्य मुद्दे हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, मीन्स कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। आप जो चित्र देख रहे हैं, मेरी दाहिनी ओर आपको कोल मतलब कोयला, एलपीजी मतलब लिक्विडिफाइड पेट्रोल गैस, इसका चित्र दिखाया गया है। कोयला और एलपीजी ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। और मेरे बाईं ओर सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा और उसके नीचे पवन ऊर्जा, ये ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत है। तो आइए इनके बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करें। एक बार से दोबारा से मैं आपके लिए उसकी आवृत्ति कर रहा हूँ। मेरी दाहिनी ओर कोल और एलपीजी है। कोल मतलब कोयला, एलपीजी मतलब लिक्विडिफाइड पेट्रोल गैस, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। और मेरी बाईं ओर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है, ये ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे होते हैं जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। इनमें से अधिकतर जीवाश्म ईंधन होते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। इनमें से अधिकतर हरित ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट डालते हैं हमारी पृथ्वी पर, और ये प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। प्रदूषण के ये मुख्य कारण किस तरह से हैं? क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से बहुत सारी हानिकारक गैसें वायुमंडल में प्रवाहित करती हैं। इनकी परिवहन लागत अधिक है और प्रति इकाई उत्पादकता भी कम होती है। यानी इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने के लिए, इनकी आपूर्ति करने के लिए जो लागत आती है वो लागत बहुत ज़्यादा होती है। और इनसे जो हमें प्रति इकाई जो उत्पन्न आता है, रिटर्न्स मिलता है, वो बहुत ही कम है। ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनके भंडार बहुत ही सीमित है और ये अनवीकरणीय होते हैं। यानी एक बार ये समाप्त हो गए तो फिर दोबारा से उन्हें मनुष्य की जीवन आयु में उनको पुनः पूरित नहीं किया जा सकता। इसके उदाहरण क्या है? पेट्रोलियम, पेट्रो रसायन, ये इनके उदाहरण हैं। और ये पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन उद्योगों में इन ऊर्जा स्रोतों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप चित्र में देखिए, यहाँ पर आपको ये दर्शाया गया है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में। खनिज तेल ये आसानी से परिवहनीय है। पेट्रो रसायन उद्योगों का ये आधार है। हाँ, खनिज तेल, सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज तेल। खनिज तेल आसानी से परिवहनीय है। खनिज तेल आसानी से परिवहनीय है टैंकरों के द्वारा। पेट्रो रसायन उद्योगों का ये आधार है। लेकिन इसका हानि क्या है? ये तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय करता है। यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन की हानि करता है। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा होती है, यानी एसिड रेन होता है। जब ये इसका जो धुआं वायुमंडल में जाता है तो उसके कारण अम्लीय वर्षा ये होते हैं। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं, यानी इसके पर्याय ईंधन के स्रोत ढूंढना आसान नहीं है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक गैस। ये आसानी से परिवहनीय है। पाइपलाइनों के द्वारा
जो है इसको आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान इनको परिवहन कर सकते हैं। लेकिन इसकी इनकी लागत बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। तेल तेल और कोयले तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है। तेल से ये ज़्यादा सस्ता है। क्या सस्ता है? प्राकृतिक गैस। अब हम बात करते हैं ईंधन के बारे में। ईंधन मतलब जलावन लकड़ी। ये सुप्राप्य है, आसानी से कहीं पर भी मिल जाती है। जलावन लकड़ी बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन हानि क्या है इसकी? हानि ये है कि संग्रहण में अधिक समय उपयोग होता है, यानी इनको बीनने के लिए, जंगलों से इकट्ठा करने के लिए समय व्यय होता है। इनको जलाने के कारण वायुमंडल में प्रदूषण होता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं वायुमंडल में। ये अनवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल। एक बार आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, फिर इसका दूसरा आप प्रयोग नहीं कर सकते। कोयला ये बहुत ही सस्ता है, सदियों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। विस्तृत रूप से इसका ये उपलब्ध भी है। विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट हमारे भारत में जो चलते हैं वो कोयले पर ही चलते हैं। हानि क्या है? दोबारा से वही प्रदूषण का ये स्रोत है। परिवहन के लिए भारी खर्चा लगता है, यानी ये कोयले के परिवहन काफ़ी खर्चीला ये उद्योग है। ऊर्जा के दूसरा परंपरागत स्रोत है जल विद्युत एक साफ सुथरा स्रोत है ऊर्जा का। ये वायुमंडल में प्रदूषण नहीं करता। ये जो बांध बनाते हैं हम जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए, वो बांध का पानी सिंचाई और मछलियाँ पकड़ने के लिए काम में आता है। ये काफ़ी सस्ता है, कोयले से भी सस्ता और खनिज से हमें सस्ता पड़ता है। लेकिन हानि क्या है? स्थानीय समुदायों का विस्थापन। जब हम बांध बनाते हैं किसी नदी पर, तो उस बांध के कारण बहुत सारा जो आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन, यानी जो लो लाइंग एरिया है, जो नदी किनारे पर स्थित जो प्रदेश है, वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है और इसको स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा लागत आती है। इनिशियल कॉस्ट इज़ टू मच हाई। और ये जो है हमने परंपरागत स्रोत के विभिन्न लाभ और हानियों के बारे में पढ़ा। आइए इसके बारे में आगे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें। Conventional source of energy. Conventional sources of energy are those which are in use since ages. Among these sources, most of them are fossil fuels. Some of these energy sources are prime factor of greenhouse effect on the earth, as they release so many arsenic gases and compounds in the atmosphere, like carbon monoxide, sulfur dioxide, carbon dioxide, and so many other gases that produces the greenhouse effect, that traps the atmospheric heat and increases the temperature over the earth. As a result, there is an environmental imbalance. It leads to the melting of the polar ice and glaciers rapidly and causes flood and so many other environment factor. Its cost of transportation is high, but per unit productivity is low. These are found in less quantity, and they are non-renewable. Petroleum is the base of the petrochemical industry. Now we shall discuss about some of the conventional sources of energy. First, we shall look at study at the firewood. We shall study about the firewood. Now, in this figure, you may observe some of the conventional source of energy. The first one is the firewood. This is firewood. This is oil. This is natural gas. This is petroleum, and this is the coal. All this comes under the
अंडर द फायरवुड और वी कैन कॉल इट अ ईंधन। हम ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में आपको ईंधन के बारे में बताया गया है। जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। अन्य जो ऊर्जा के स्रोत है वो है प्राकृतिक गैस, वो है पेट्रोलियम और वो है कोयला। प्राकृतिक गैस में कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। In the natural gas there are certain sources of energy like carbon, like hydrogen, like nitrogen, sulfur and oxygen. These are the one of the energy resources. And another one is petroleum. In petroleum there are carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur, oxygen and minerals are found. So these assist the energy or helps in generating the energy. फायरवुड, ईंधन, इसे जलावन लकड़ी भी कहते हैं। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए होता है। भारत में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50 से अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होती है। यानी जितने भी जो हमारे ट्राइबल्स है, जनजातीय है, वो आज भी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं अपनी ईंधन की पूर्ति करने के लिए, और ये खाना पकाने के लिए और बाकी के जो हमारे औद्योगिक संयंत्र है जहाँ पर ऊष्मा की ज़रूरत होती है, धातु उद्योग, लौह इस्पात उद्योग और भी अन्य उद्योग, वहाँ पर इसका उपयोग होता है। इनमें कई जीवाश्म ईंधन होते हैं। अब जीवाश्म ईंधन क्या है? ईंधन के वे प्रकार जो पौधों और जानवरों के अवशेषों के पृथ्वी की सतह के नीचे विघटन द्वारा निर्मित होते हैं। इस विघटन के लिए आंतरिक दाब और उष्णता आवश्यक है। और जीवाश्म ईंधन के प्रकार कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस यानी ईंधन का वो प्रकार जो जैविक पदार्थों के भूपृष्ठ के नीचे विघटन के कारण जो निर्मित होते हैं, उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उदाहरण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इनके भंडार भारत में सीमित है और विश्व में भी सीमित है, और ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। What is firewood? It is commonly known as timber fire, a firewood fuel. It is widely used for cooking and generating heat. In India, more than 50% of energy used by villagers comes from firewood. And among this fuel, there are certain fossil fuel. What are the definition of fossil fuel? Fossil fuels are that type of fuel which is derived from the anaerobic decomposition of plants and animal under the earth's crust under tremendous heat and pressure. Whenever the skeleton, whenever the living organism decomposes under the earth crust, whenever living organisms or the skeleton of the living organism decomposes under the earth crust under the tremendous heat and pressure, it undergoes a changes and turns into the fossil fuel. And there is a process called anaerobic decomposition under the earth crust, and this led to the formation of fossil fuel like coal, like petroleum, etc. Its reservoir is limited on the earth. Now in this map you may see the reservoir of coal in India. ये जो मानचित्र है, आप इसमें भारत में कोयले के निक्षेप देख सकते हैं। मैं इनमें से कुछ नाम पढ़कर सुनाता हूँ। जैसे रानीगंज पश्चिम बंगाल में, मयूरभंज और क्योंझर उड़ीसा में, वो झरिया और बोकारो झारखंड में, चंद्रपुर महाराष्ट्र में, बेल्लारी और कुद्रेमुख
चिकमंगलूर, ये कर्नाटक राज्य में। तो ये कोयले के कुछ निक्षेप हैं जो भारत में पाए जाते हैं। लुक एट दिस मैप केयरफुली, ऑब्जर्व दिस मैप केयरफुली। दिस मैप depicts the coal mines of India. I shall read some of the coal mines for you. Like Raniganj, it is in West Bengal. Mayurbhum, Kyunjhar in Odisha, Jharia and Bokaro, it lies in Jharkhand. Chandrapur, it lies in Maharashtra. Bellary, Kudremukh and Chikmagalur, it lies in Karnataka. Observe this map carefully and you have to practice this map on the outline map at home. कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। इसका निर्माण लाखों वर्ष पूर्व फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों के नीचे उनके जैविक विघटन के द्वारा हुआ। अभी हमने ईंधन, जीवाश्म ईंधन की परिभाषा जानी। ये जीवाश्म ईंधन की जो परिभाषा है बिल्कुल वही उसी प्रक्रिया अनुसार कोयला निर्मित होता है। इसका निर्माण देखो लाखों वर्ष पूर्व। फर्न एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय सदाहरित वर्षा वन प्रदेश की वनस्पति है जो दलदली इलाकों में पाई जाती है जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है। जब इस प्रकार की वनस्पति का पृथ्वी की सतह के नीचे जब विघटन होता है तो उनके विघटन से कोयला निर्मित होता है। इसीलिए इन्हें अंतर्हित धूप भी कहते हैं। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, विभिन्न उद्योगों जैसे लोहा इस्पात, वाष्प इंजन चलाने के लिए ताप विद्युत उत्पादन में किया जाता है। यानी कोयले के बहुत सारे प्रकार हैं। घरेलू, पुराने ज़माने में जब एलपीजी का प्रचलन नहीं था तब ज़्यादा से ज़्यादा जो खाना अंगीठी पर बनाया जाता था, ठीक है। और लोहा इस्पात उद्योग में भी इसका धमन भट्टी को चलाने के लिए कोयले का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। जेम्स वॉट ने जब स्टीम इंजन का आविष्कार किया उसमें भी कोयले का इस्तेमाल होता था। ताप विद्युत थर्मल पावर स्टेशंस में आज भी इसका उपयोग किया जाता है। कोयले में कार्बन की मात्रा के अनुसार उसके 4 प्रकार हैं। कोयले के 4 प्रकार है। जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन मिलेगा वो कोयला अपने अधिकतम क्षमता के साथ जलेगा। जिसमें कम कार्बन की मात्रा पाई जाएगी उसमें अन्य पदार्थ जैसे जलवाष्प ज़्यादा पाया जाएगा तो वो कोयला अच्छा नहीं है। तो कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले को हमने 4 भागों में बांटा। सबसे पहला अच्छी किस्म का कोयला वो है एंथ्रासाइट, उसमें 90% कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनस, उसमें 80% कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट, उसमें 70% कार्बन पाया जाता है। पीट, उसमें 60% से कम कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं और ये कोयला भारत में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत में लिग्नाइट के निक्षेप अधिक है और एंथ्रासाइट और बिटुमिनस के नहीं। तो ये है कोयले के बारे में। आगे, coal is one kind of fossil fuel. Coal is formed by the anaerobic decomposition of ferns and swamps under the crust million years ago. That's why it is called buried sunshine. It is widely used as a domestic fuel in industry as iron and steel industry, steam engines and thermal power station or thermal electricity generation plants. Types of coals on the basis of carbon content in it are: best type of coal is anthracite, next bituminous having 80% of carbon, lignite it is 70% of carbon content, and peat it is just near about 50 to 60% carbon content. In India there are mostly the mines of lignite industry. It is also known as brown coal.
coal. And so many thermal power plants in India runs over lignite coals. We use the coal in iron and steel industry for for uh, for generating what you say blast furnace. We use coal in the steam engines. We use the coal in thermal power plants in India. Look at this map carefully. In this map you are in this map you are shown. So some of the power plants of in India, like Mumbai Tarapur. In Gujarat there is Ukai, Kakrapara, and there are so many thermal power plants located in the different parts of India. Baroni, Panki in Kanpur. These are the thermal power plants, and they run over the coal. ये इस मानचित्र का आप ठीक से अध्ययन कीजिए. मानचित्र को आप पढ़िए. भारत में अलग अलग जगह पर जो है थर्मल पावर प्लांट जिसको हम कहते हैं ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं, और जो कि कोयले पर आधारित है. आज भी हमारे भारत में कोयले पर बहुत सारे ताप विद्युत निर्भर है, जिससे हमारे देश की आधी से अधिक विद्युत आपूर्ति पूरी होती है. पेट्रोलियम एक लैटिन शब्द है और वो दो शब्दों से बना है. पेट्रा मतलब शैल, ओलियम मतलब तेल. तो पेट्रोलियम का अर्थ है शैल तेल. पेट्रोलियम गाढ़ा होता है. जो कच्चा जो तेल होता है, खनिज तेल होता है, पेट्रोलियम होता है, वो गाढ़ा होता है. इसके परिष्करण के बाद इससे डीजल, पेट्रोल, मोम, मिट्टी का तेल, प्लास्टिक और स्नेहक का मतलब लुब्रिकेंट्स, जो हम साइकिल में जब आवाज़ आती है चरमराने की या किसी मशीन को चलाने जो घर्षण होता है, तो उस घर्षण को कम करने के लिए जो हम लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं उसको हम स्नेहक कहते हैं. ये शैलों की परतों में पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है. वेधन की हमने परिभाषा हमने अभी पिछले हमारे पाठ में हमने पढ़ा. वेधन मतलब वो प्रक्रिया जिसमें हम भूपृष्ठ पर जो है वेधन करते हैं, यानी ड्रिलिंग करते हैं. और एक पाइप के जरिए जो द्रव्य को हम ज़मीन के ऊपर उसको लेकर आते हैं. इसे काला सोना भी कहते हैं. इसके प्रमुख उत्पादक देश है इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया और कतर. और भी अन्य इसके देश है जो तेल का उत्पादन करते हैं. वो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला. पिछले मानचित्र में हमने वेनेजुएला की स्थिति को हमने पढ़ा. वेनेजुएला कहाँ पर है, कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी दिशा में है. अल्जीरिया कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका, भूमध्य सागर के दक्षिण में स्थित है. तो अपने एटलस की सहायता से इन स्थानों की स्थिति को देखिए और इसका अभ्यास कीजिए दर्शाने के लिए. भारत में मुंबई हाई, असम में डिगबोई और कृष्णा कावेरी डेल्टा क्षेत्र में बहुत बड़े मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है. पेट्रोलियम इज़ अ लैटिन वर्ड. पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स oil. So petroleum means oil that is derived from rock. Petroleum is thick and sticky. Its viscosity is very high. After distillation of crude oil, diesel, petroleum, gasoline, kerosene, wax, camphor, lubricant, these are the material which is generated by the fractional distillation. और जो ये पेट्रोलियम होता है वो काला और गाढ़ा और बहुत ही चिपचिपा होता है.
और इसको अलग अलग स्तर पर इसका डिस्टिलेशन करते हैं। आपने साइंस में पढ़ा है डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, परिष्करण। तो उसके जब हम डिस्टिल करते हैं तो अलग अलग लेवल पर, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पदार्थ प्राप्त होते हैं इस प्राकृतिक खनिज तेल से, और इसमें से सबसे कॉमन है पेट्रोलियम। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। इसको काला सोना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 100 से ज़्यादा उत्पाद प्राप्त करते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम से ही उत्पादित होते हैं। जैसे हम पेंट इस्तेमाल करते हैं, कोई से नायलॉन, टेरेलिन, ये जो हम कृत्रिम रेशे इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को बनाने के लिए, वो भी पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। What petroleum is known as black gold because so many items are generated from the distillation of the crude oil, and that's why it is called a black gold. Leading countries are Iraq, Iran, Saudi Arabia, Qatar, USA, Russia, Venezuela, and Algeria. These are the leading producers of the petroleum in the world, and they have the monopoly of the producing petroleum in the world. And these countries have united to form a organization called OPEC, oil producing European countries which regulate the price of the petroleum and its supply in the world. India too produces a little amount of petroleum, and its petroleum reservoirs are concentrated near the Arabian Sea, like Mumbai High in Assam, Digboi, and deltas of Krishna and Kaveri. The first petroleum well was dug in Digboi, India, and it was accidentally discovered by then Governor Lord Dalhousie at that time. We shall discuss about this story later on. So the reservoir of petroleum in India are Mumbai High, Assam, Digboi, and deltas of Krishna and Kaveri, near about 85 kilometer away from the Mumbai sea coast in the offshore of Arabian Sea. India has erected a large platform of extracting the petroleum from the Arabian Sea, and the name of that platform is known as Sagar Samrat. Crude oil. See, this is the diagram of the fractional distillation. Through the fractional distillation we get so many items. ये देखिए, ये जो है खनिज तेल जो हम ज़मीन में से निकालते हैं, पृथ्वी में से निकालते हैं, उसका ये एक प्रकार का परिष्करण डायग्राम है, यानी फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम है। तो हम क्या क्या पदार्थ प्राप्त करते हैं उसके परिष्करण से। पहला है नैप्था, फिर है डीजल, फिर है स्नेहक यानी लुब्रिकेंट, ये है फ्यूल ऑयल, ये पैराफिन, और ये है गैसोलीन जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे वाहनों में। तो इतने सारे उत्पाद हम पेट्रोलियम से, दिस मच ऑफ द प्रोडक्ट वी जनरेट फ्रॉम द petroleum, and this is the reason why petroleum is called a black gold. प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है तब ये पेट्रोलियम के साथ निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त मतलब रिलीज होना। इसका एक स्वरूप संपीडित प्राकृतिक गैस है। इसका एक रूप यानी प्राकृतिक गैस का एक स्वरूप क्या है, CNG, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जो जीवाश्म ईंधन से कम प्रदूषण करती है। ये जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल फ्यूल हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल और डीजल से, इससे कम हानिकारक है ये संपीडित प्राकृतिक गैस।
विश्व में इसके निक्षेप कहाँ कहाँ हैं? ये विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? विश्व में ये रूस, नॉर्वे और नीदरलैंड में पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस के विश्व में सबसे बड़े निक्षेप कौन से हैं? रूस, नॉर्वे और नीदरलैंड। भारत में ये कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, कृष्णा कावेरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के अपतटीय प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। राजस्थान और गुजरात में के भी खंबात की खाड़ी के पास जो है प्राकृतिक गैस के निक्षेप है, जिस पर अभी पाकिस्तान दावा कर रहा है कि वो हमारा क्षेत्र है। ठीक है, भारत में भी इसके प्राकृतिक गैस के बहुत सारे निक्षेप हैं और इसके बड़े पैमाने पर इसका आर्थिक उपयोग भी किया जा रहा है। और गुजरात के हजीरा से ये उत्तर प्रदेश तक, नोएडा तक इसका परिवहन भी किया जाता है। ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो नेचुरल गैस, what is natural gas? Natural gas is found with petroleum deposit. It is released when crude oil is brought to the surface. Its one form is CNG, that is compressed natural gas. It is popular eco-friendly automobile fuel, and it causes less pollution than petroleum and diesel. It releases a little amount of carbon monoxide, sulfur dioxide, and other solid compounds, soot, etc. in the atmosphere. So it is the less pollutant. Russia, Norway, Sweden, UK and Netherlands are the leading producer of natural gas in the world. In India too, there are certain reservoir of the natural gas which is concentrated at Jaisalmer in Rajasthan, Krishna Godavari district, that is Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and some part of Mumbai and Mumbai High, that which is located in the offshore of Arabian Sea. जल विद्युत यानी हाइडल पावर प्लांट. व्हाट डू यू मीन बाय जल विद्युत या और हाइडल पावर? जल विद्युत से क्या तात्पर्य है? हाइडल पावर किसे कहते हैं? नदी के प्रवाह के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उस विद्युत को हम जल विद्युत कहते हैं. इनमें जल प्रवाह का इस्तेमाल बड़े बड़े टरबाइंस को घुमाने के लिए किया जाता है. जब टरबाइंस घूमते हैं तो नदी प्रवाह की भौतिक शक्ति विद्युत प्रवाह में बदल जाती है, जिसको एक बहुत बड़े जनरेटर में स्टोर कर ली जाती है और उसको फिर अलग अलग क्षेत्र में उसका प्रवाह किया जाता है या उसको सप्लाई किया जाता है. हाइडल पावर प्लांट जल विद्युत संयंत्र. बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन के ब्लेड घूमने लगते हैं. घूमते हुए टरबाइन जो विद्युत उत्पन्न करते हैं उसे जल विद्युत कहते हैं. मैंने अभी आपको बताया नदी प्रवाह को रोककर उस पर बांध बनाया जाता है और उस नदी के जल को अधिक ऊंचाई से जब टरबाइन पर गिराया जाता है तो वो टरबाइन घूमने लगता है. इस तरह से जो भौतिक नदी के प्रवाह की जो भौतिक शक्ति होती है वो विद्युत में बदल जाती है और इस तरह से निर्मित विद्युत को जल विद्युत कहते हैं. एक बार दोबारा से मैं परिभाषा पढ़ के बताता हूँ. बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन के ब्लेड घूमने लगते हैं. घूमते हुए टरबाइन जो विद्युत उत्पन्न करते हैं उसे जल विद्युत कहते हैं. विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था. विश्व का सबसे पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था? नॉर्वे. इसको हम स्कैंडिनेवियन गणराज्य भी कहते हैं, जो इंग्लैंड के
समीप स्थित है और यूरोप के पश्चिमी तट पर अटलांटिक सागर के तट पर स्थित है। ये विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व के जल विद्युत के अग्रणी देश है पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन। भारत के कुछ जल विद्युत केंद्र है भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी परियोजना। ये जो है कुछ भारत के जल विद्युत केंद्र हैं जो बड़ी बड़ी नदियों पर। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? सतलुज और ब्यास नदी पर बांधा हुआ है। नागार्जुन सागर कहाँ पर है? ये कृष्णा कावेरी डेल्टा पर है। वैसे ही महानदी पर बना हुआ बांध दामोदर नदी पर बांधा बांध, ये जो है कुछ नाम हैं। ये देखिए जल विद्युत कैसे उत्पन्न की जाती है। ये नदी है जिसको ये बांध के द्वारा ये दीवार के द्वारा रोकी गई है। यहाँ पर एक गेट बनाया हुआ है और ये रहा टरबाइन और जनरेटर। नदी का जो प्रवाह है वो प्रवाह इस टरबाइन को घुमाता है और इसके घूमने से विद्युत उत्पन्न होती है और ये नदी आगे की तरफ निकल जाती है जिसका इस्तेमाल सिंचन के लिए होता है। लुक एट दिस मैप केयरफुली। दिस इज़ द रिजर्वायर ऑफ अ रिवर एंड दिस इज़ द wall which is constructed across the river to stop its regular flow. It is called dam, and this is the gate which allows the water to flow through the turbine. This is the generator. When the river water flows through the turbine, this blade start rotating and it generate electricity. So this is how a dam works. Hydel power. The electricity which is generated by allowing water to fall over the turbine installed at dams from a height and by rolling of turbine through the mechanical force of water is called a hydel electricity. Norway was the first country of the world to generate hydel electricity. This Norway was the first country of the world to generate hydel electricity. World's 1/4 electricity is generated through hydel electricity. World's leading hydroelectricity generating countries are Paraguay. Paraguay is located in the South America. Norway, it is located in the Europe, across the near the coast of Atlantic Ocean. Brazil, it is again located in South America, and China. These are the countries which are the leading producer of hydroelectricity in the world. Some of the India's power plants are Bhakra Nangal hydel electricity plant, which is constructed across the river Satluj. Gandhi Sagar, it is in Gujarat. Nagarjun Sagar, it is in the Andhra Pradesh. Damodar Valley, in West Bengal. So these are certain hydroelectricity power plants in the world and in India. Now look at this map carefully. This map shows some of the hydroelectricity power plant of the world. ये इंडिया, ये मानचित्र को आप ध्यान से देखिए। इस मानचित्र में आपको भारत के जल विद्युत संयंत्रों के बारे में दर्शाया गया, नदियों के बारे में दिखाया। ये सबसे पहले हम बात करते हैं भाखड़ा नंगल। लुक एट दिस मैप। दिस इज भाखड़ा नंगल। दिस इज कोटा बैराज। ये महानदी पर बना जो है हीराकुंड बांध। और हम आगे चलते हैं। हाँ, ये
कावेरी नदी पर बना मेटूर बांध, मेटूर बांध। यहाँ पर है नागार्जुन बांध। लुक एट दिस मैप वेरी केयरफुली। इस मैप में आप देखिए नागार्जुन बांध कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। मेटूर बांध कहाँ पर है? कावेरी नदी पर ये बांधा है। फिर महानदी पर कौन सा है? हीराकुंड डैम and this dam also generate the electricity. Next, आखिरी में अब हम बात करेंगे जो ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों में सबसे पहला स्रोत आता है पवन ऊर्जा, अंडर द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। अभी इसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्यों कहते हैं? इसको हम ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आधुनिक प्रौद्योगिकी के उदाहरण हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है कि ये प्रदूषण मुक्त होते हैं। पवन ऊर्जा, यहाँ पे पवन ऊर्जा के बारे में सब प्रदूषण मुक्त है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की इसमें कम लागत होती है। ये सुरक्षित और साफ़ है। ये किसी भी प्रकार का ये वायु प्रदूषण करता नहीं, पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। परंतु इसके भी कुछ जो है हानियां हैं, इसकी भी कुछ जो है कमियां हैं। कमी क्या है? ये ध्वनि प्रदूषण करता है। पवन ऊर्जा भी क्या करती है? ध्वनि प्रदूषण करती है। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा होता है। रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में ये व्यवधान पैदा करते हैं, क्योंकि जितने भी रेडियो और दूरदर्शन के जो हम तरंगे वायुमंडल में भेजते हैं, जो तरंगे होते हैं, उन तरंगों को ये इनके जो पवन चक्की के जो ब्लेड्स हैं वो काटते हैं और पक्षियों के लिए भी हानिकारक है। बहुत सारे पक्षी इनके ब्लेड में फंस कर इनकी मृत्यु हो जाती है। Now, first of all, let us discuss about the wind energy. Wind energy is pollution-free energy. It is the non-polluting source of energy. It is low-cost production of electricity. Once set up, the initial cost of production is very high, but once we set up, now we have to only we have to only look after its maintenance. It is safe and cleaner source of energy. It doesn't cause any type of pollution in the environment. But there are certain demerits of wind energy also. The first demerit of the wind energy is it is noise polluting. Noise, because as the blades rotates, it causes certain crackling sound which is irritating. Windmill cost to set up. There is huge cost incurred over the establishing windmills. It disturbs the radio and TV receptions because it obstruct the way of electromagnetic waves generated by the transmitter or generated by the satellite to the earth. It is harmful to the birds. Now we shall look after solar energy. अब हम सोलर एनर्जी के बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। सौर ऊर्जा क्या है? ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ये न खत्म होने वाला स्रोत है। ये प्रदूषण मुक्त है। इसकी हानि क्या है? ये खर्चीला है, बहुत ज़्यादा खर्चीला है। स्रोत के विसरित होने से ऊर्जा की बर्बादी भी होती है।
देखिए ये जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को स्थापित करने के लिए सबसे पहले अधिक लागत लगती है। उसका जो सोलर पैनल आता है, बैटरी आती है, बहुत ही उसकी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये स्थापित करने के लिए हमारे घरेलू उपयोग के लिए ये एक खर्चीला सौदा है। फिर भी सौर ऊर्जा पर्यावरण के लिए एक एक आदर्श स्रोत है, क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त है और ये कभी न खत्म होने वाला ऊर्जा स्रोत है। अब हम बात करेंगे ज्वारीय ऊर्जा, यानी अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का जो अन्य उदाहरण क्या है? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा किस तरह से पैदा होती है? समुद्रों में जो उठती गिरती जो लहरें होती है, हाँ, उससे ही ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाउ व्हाट इज द टाइडल एनर्जी? Tidal energy is that energy which is generated by the sea waves rising and falling of the sea wave. We can erect the turbine near the sea coast, and by the waves generated in the sea, the turbines automatically rotate and produces the electricity. First of all, we shall talk about its merits. Now, what are the merits of tidal energy? हम ज्वारीय ऊर्जा के सबसे पहले लाभ के बारे में बात करेंगे। ज्वारीय ऊर्जा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ये कभी न खत्म होने वाला ये ऊर्जा स्रोत है। What are the advantages of tidal energy? Tidal energy is non-polluting source of energy, and it is inexhaustible, and unless and until the ocean remains over the earth, the tidal energy will be continuously harnessed, and we also know that 71% portion of the earth constitute the ocean. So we have a vast scope of energy from the tides. इसकी हानि क्या है? इसकी हानि ये है, वन्य जीव आवास नष्ट हो जाते। समुद्र में जो वन्य जीव प्राणी रहते हैं उनके अस्तित्व को खतरा होता है, क्योंकि ब्लेड्स के घूमने के कारण बहुत सारे जो जीव होते हैं उनमें फंस जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और समुद्र पारितंत्र या नदीय पारितंत्र प्रभावित होता है। इसके दोहन में भी कठिनाई होती है, यानी बार बार इसमें अवसादों का जमा होना, अवसादों को साफ करना, कई बार दलदल जमा हो जाती है मिट्टी, उससे साफ करना। तो ये बहुत ही खर्चीला और बहुत ही जो है कठिन ऊर्जा का स्रोत है। What are the demerits of the tidal energy? Its effect, it destroys the wildlife habitat, whether the riverine ecosystem or whether the sea ecosystem, it disturbs, and so many swamps, so many silt gets accumulated in the turbine, and we have to continuously clean the turbine every day and every hour. So it is an effortsome and cost effective. Too much of cost to be imposed for the maintenance. So it is the very costlier source of the energy. ये बहुत ही खर्चीला है। हम बात करते हैं अब परमाणु ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा, जिसको हम नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं, बड़ी मात्रा में इसका सबसे बड़ा उपयोग है। ये बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करता है। लेकिन इसकी हानि क्या है? इसकी हानि ये है कि ये रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करता है, यानी ये रेडिएशन को बढ़ाता है। जो इस संयंत्र के इस्तेमाल में होने वाला यूरेनियम है, थोरियम है, जो आणविक खनिज है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो कचरा बच जाता है उसके डिस्पोजल करना एक बहुत जटिल काम है। इसके जो कचरे का व्यवस्थापन करने के लिए हमें
कई मीटर गहरा गहरा खड्डा खोदना पड़ता है और उसमें ये रेडियोधर्मी कचरा डाला जाता है और उसको अच्छी तरह से ऊपर से जो मृदा से ढक दिया जाता है। यदि थोड़ा सा भी ये रेडियोधर्मी पदार्थ खुला रह जाए तो ये बहुत ही घातक परिणाम दे सकता है, मनुष्य के अस्तित्व के लिए खतरा ये उत्पन्न हो सकता है। 1990 में रशिया के चेर्नोबिल एटॉमिक स्टेशन के पास ऐसे ही जब कचरे का वो ठीक से उन्होंने व्यवस्थापन नहीं किया तो कम से कम हज़ार किलोमीटर का जो क्षेत्र मानव रहित हो गया। वहाँ की वनस्पति प्राणी सब सौर विकिरण से नष्ट हो गई। तो इसका उपयोग जितना अधिक है उससे भी अधिक इसके उपयोग में सावधानी ज़रूरी है। सी दिस न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी इज़ वेरी easy, very useful for the mankind because it produces a tremendous amount of energy and that too pollution free. But its greatest demerit is that the waste which is generated in the atomic reactor or nuclear reactor has to be disposed carefully, otherwise there will be the solar radiation. Now what is the solar radiation? Solar radiation is a type of the heat which is generated in the atmosphere and it is far more greater than the two atomic bomb which had been dropped at Hiroshima and Nagasaki. There was such incident in 1990 in Russia, where a Chernobyl at a nuclear reactor was there and they didn't dispose the waste nuclear waste properly, and that's why about 1,000 kilometers of that area comes under the tremendous solar radiation, and all the human life, all the wildlife, all the vegetative life completely destroyed there. Even today also there is a radiation, and it is 100 times greater than the bombs dropped at Hiroshima and Nagasaki. So one have to be very careful in while using atomic energy. Now बायोगैस मतलब क्या, जो हम गाय भैंस या वनस्पति के विघटन के द्वारा जो गैस निर्मित होती है उसे हम बायोगैस कहते हैं, जिसमें प्रमुखतः गोबर का इस्तेमाल, काऊ डंग का इस्तेमाल जो किया जाता है वो है बायोगैस, उसे बायोगैस कहते हैं। ये इसके सबसे पहले हम लाभ के बारे में हम बात करेंगे। लाभ क्या है? कम लागत, इसका लो कॉस्ट है, ये उपयोग में आसान है। जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का ये उत्पादन करता है, यानी जो वनस्पति है, जो गोबर है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे वो जो है बायोगैस बनती है। इसकी सबसे बड़ी हानि क्या है कि ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है का सबसे प्रमुख कारण है। हम बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा के बारे में। भूतापीय ऊर्जा जो ज़मीन से निकलने वाली जो ऊष्मा है, ज़मीन से निकलने वाली जो ऊष्मा है उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। कई बार ज़मीन के अंदर के चट्टानों के विवरों से गैस या गर्म पानी, गर्म भाप ऊपर की सतह पर आती है तो उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। What is geothermal energy? Geothermal energy is that type of energy which is generated at the earth crust, and it comes through the cracks or the boring of the earth, where the hot stream or hot vapor comes like a fountain over the earth crust. And what is the
demerits of geothermal energy. The disadvantages of geothermal energy is that it is located far away from the city and so costly to transport the electricity. ये शहर के बहुत बाहर स्थित होते हैं और उनके परिवहन में उच्च लागत आती है. ये इको फ्रेंडली, इट इज़ क्लीन एंड इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल. इस तरह से हमने अभी तक ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, अपरंपरागत स्रोतों के बारे में पढ़ा. आप इनके जो है नोट्स अच्छी तरह से अपनी होमवर्क नोटबुक में लिखिए और इसका जो है गृह कार्य लिखकर लाएंगे. और ये जो मुद्दे हैं उनको आप अभ्यास करेंगे, उनका पाठांतर करेंगे. इसमें जो मानचित्र दिए गए हैं उस मानचित्र का भी आप सही ढंग से अध्ययन करेंगे. धन्यवाद. इस तरह से पाठ समाप्त होता है.